अगर कोई देश अपना मैन्युफैक्चरिंग स्केल करने के बारे में सीरियस हो तो वो कैपिटल गुड्स को इग्नोर नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल ये वो मशीन्स हैं जो दूसरे मशीन्स बनाते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स या भेल के जाइंट टर्बाइंस जो हमारे ग्रिड को पावर करते हैं, उनसे लेके प्रेसिशन मशीन्स जो एबीबी यूज करता है और सीएनसी मशीन्स तक, इनका परफॉर्मेंस इकोनॉमी के हेल्थ का एक अच्छा इंडिकेटर होता है। इनफैक्ट जब कोई केपेक्स की बात करता है तो आपको तुरंत कैपिटल गुड्स के बारे में ही सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को ऑर्डर तभी मिलते हैं जब इकोनॉमी एसेट्स बिल्ड करने में हेविली इन्वेस्ट कर रही हो, और हाल ही में इंडिया के केपेक्स के बारे में बहुत बातचीत चल रही है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री से खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम समझेंगे कि इस ब्रॉड कैटेगरी के अंदर क्या क्या आता है और इसके बिजनेस डायनामिक्स को कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फिर हम इस इंडस्ट्री के करंट बूम को समझेंगे, एंड में हम ये समझेंगे कि इस इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कैपिटल गुड्स होते क्या हैं। प्रैक्टिकली कैपिटल गुड्स एक बहुत बड़ा ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है जिसको थोड़ा डिटेल में देखना जरूरी है। इसमें ऐसे हैवी मशीनरीज आते हैं जो मेटल कट करते हैं, या ऐसे शेपिंग मशीन्स जो प्रेसिशन कंपोनेंट्स बनाते हैं, या इसमें एक्सकेवेटर्स, क्रेन्स और डंपर्स जैसे माइनिंग मशीनरी भी आते हैं जो रोड्स बनाते हैं और माइंस की खुदाई करते हैं। इवन टर्बाइंस, बॉयलर्स और ट्रांसफार्मर्स जैसे पावर इक्विपमेंट्स जिनसे हमारे घरों में यूज होने वाला पावर जनरेट होता हो, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और ये लिस्ट अभी भी खत्म नहीं होता। गवर्नमेंट के हिसाब से कैपिटल गुड्स सेक्टर को 8 से 10 मेजर सब सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। और सिर्फ सेक्टर्स ही कैपिटल गुड्स को क्लासिफाई करने का तरीका नहीं है, इनका बिजनेस मॉडल भी मैटर करता है। कुछ कैपिटल गुड्स फर्म्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे हिताची एनर्जी इंडिया जो स्टैंडर्डाइज्ड हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स और ट्रांसफार्मर्स बनाती है। कुछ ईपीसी प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, जैसे एल&टी जो एंड टू एंड मेट्रो सिस्टम्स बनाता है। कई कंपनीज दोनों का मिक्स भी होते हैं। ये सेक्टर बहुत ज़्यादा वैरीड है। ये ऑटो या फार्मा जैसा नहीं है जहां प्रोडक्ट्स यूनिफॉर्म होते हैं। दो कैपिटल गुड्स कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। कैपिटल गुड्स कंपनीज में एक कॉमन लिंक होता है, और वो ये है कि ये इक्विपमेंट बनाते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक्सपर्टीज भी शेयर करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, इस इंडस्ट्री का साइज और इसका ग्रोथ ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। ऑफिशियली इंडिया का कैपिटल गुड्स सेक्टर जीडीपी में 1.9% कंट्रीब्यूट करता है और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 12% है। लेकिन इसके अंदर कंडीशंस बहुत वैरी कर सकते हैं। एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट जैसे कुछ सेक्टर्स बूम कर सकते हैं, वहीं कोल पावर इक्विपमेंट में स्लो डाउन आ सकता है। तो इंडिया का कैपिटल गुड्स सेक्टर अचानक सेंटर ऑफ अटेंशन क्यों बना हुआ है? इसका रीजन सिंपल है, केपेक्स। लेकिन डिटेल्ड आंसर के लिए हमें एक छोटे हिस्ट्री लेसन की जरूरत होगी। 2010s के एक बड़े हिस्से के लिए ये इंडस्ट्री धीरे चल रही थी। पिछला बड़ा केपेक्स बूम 2011 के आसपास खत्म हुआ, जिसके कारण कंपनी पे बहुत सारा डेट आया और ये कॉशियस हो गए। इंडिया तब के प्रॉब्लम से आज तक डील कर रहा है, लेकिन रिसेंट सालों में सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर को रीवाइटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल 2024-25 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के केपेक्स को 10 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ाया गया। ये लगभग एक 11% का इंक्रीज था। उसके बाद फाइनेंशियल 2025-26 में बजट को 11.2 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ा दिया गया। ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। 2019-20 के कंपैरिजन में गवर्नमेंट केपेक्स 3 गुना बढ़ा है। नेचुरली इससे सबसे ज्यादा फायदा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को हो रहा है। इसके स्टॉक्स भी बूम कर रहे हैं। बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स वापस एक्टिव हुआ और इसने अपने 2007 के पीक को 14 साल के गैप के बाद क्रॉस किया, और 2020 और 2024 के मार्केट्स को भी काफी अच्छे से आउट परफॉर्म किया। इस सेक्टर के लगातार अंडर परफॉर्म करने के बाद ये एक बड़ा रिवर्सल था। लेकिन ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण नहीं हुआ। हम शायद प्राइवेट सेक्टर केपेक्स में एक साइक्लिकल ग्रोथ भी देख रहे हैं, भले ही ये एक लो बेस से हो रहा हो। कई सालों से डेट रिपेमेंट करने और सेफली ऑपरेट करने के बाद प्राइवेट फर्म्स को वापस इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस मिल रहा है। इवन बैंक्स का मूड बेटर है। इनके एनपीएस कई सालों के लो लेवल्स पे हैं। ऐसे में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट ना करने का कोई पॉइंट ही नहीं होता। लेकिन क्या प्राइवेट केपेक्स मीनिंगफुली रिवाइव हो पाएगा? ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइन जरूर हैं। एक और स्ट्रक्चरल पुश डिफेंस और रेलवेज से आया। ये ऐसे हिस्टोरिकली इंपोर्ट हैवी सेक्टर्स हैं जिनमें इंडिया डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना चाहती है।
इसीलिए आत्मनिर्भर भारत जैसे कैंपेन्स डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स प्लेयर्स के लिए ऑर्डर्स का एक बड़ा सोर्स बन रहे हैं। इन सबको एक साथ देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू हो रही है और इससे कैपिटल गुड्स की तरफ अटेंशन वापस आ रहा है। लेकिन ये तो बस एक मैक्रो स्टोरी है। कैपिटल गुड्स फर्म्स केपेक्स अप साइकिल में एक्चुअली पैसे कैसे कमाते हैं, चलिए इसे इस सेक्टर के एनालिसिस के थ्रू समझते हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करते टाइम हमने देखा कि 4 ऐसे फीचर्स हैं जो इसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले होते हैं इसके कस्टमर्स, मतलब अल्टीमेटली कौन इन कंपनीज के इक्विपमेंट्स या सर्विसेज खरीदते हैं। ये फैक्टर कंपनी के परफॉर्मेंस को बहुत अफेक्ट कर सकता है। इंडिया में कैपिटल गुड्स की डिमांड का एक बड़ा चंक गवर्नमेंट नहीं तो पब्लिक सेक्टर क्लाइंट से आता है, जैसे स्टेट रन पावर यूटिलिटीज, इंडियन रेलवेज, पीएसयूज एटसेट्रा। अगर कोई कैपिटल गुड्स फर्म मेनली गवर्नमेंट ऑर्डर्स फुलफिल करती है तो इसे पब्लिक केपेक्स बूम से फायदा तो होगा, लेकिन ये स्लो टेंडर प्रोसेस और बजट पॉलिसी से भी डील करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली L1 बिडर को जाते हैं, मतलब सबसे लोएस्ट प्राइस वाली बिड जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है। इसके कारण काफी अग्रेसिव अंडर बिडिंग होती है। इसके बदले जो कंपनी प्राइवेट इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को सेल करती है वो प्राइस की जगह टेक्नोलॉजी, रिलायबिलिटी और सर्विस जैसे दूसरे फैक्टर्स पे डिफरेंशिएट कर सकती है। जैसे भेल का एग्जांपल लेते हैं। इसका सबसे बड़ा क्लाइंट स्टेट थर्मल प्लांट्स हैं जो कई बार लेट पेमेंट्स करते हैं और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। वहीं एबीबी इंडिया प्राइवेट फैक्ट्रीज और डेटा सेंटर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेचता है जहां डिसीजंस और पेमेंट्स दोनों तेज होते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि कैपिटल गुड सप्लायर्स के लिए इनके एंड कस्टमर का केपेक्स साइकिल इनका डिमांड साइकिल बन जाता है। अगर कोई फर्म पावर कंपनीज को सप्लाई करती है तो ग्रिड बिल्ड आउट के दौरान इसका बूम होगा, लेकिन कार सेल स्लो डाउन में ओईएम को सप्लाई करने वाले फर्म्स को भी स्लो डाउन फेस करना पड़ेगा, भले ही फर्म कितना ही एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा हो। बेसिकली कैपिटल गुड्स कंपनीज को अपने बायर्स के रिस्क्स फेस करने पड़ते हैं। कैपिटल गुड्स कंपनीज का दूसरा फीचर है ऑर्डर बैकलॉग। ये एक वाइटल इंडस्ट्री मेट्रिक है। ये उन ऑर्डर्स का वैल्यू दिखाता है जो कंपनी ने जीत तो लिए हैं लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किए हैं। ये कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू दिखाते हैं। इसीलिए जब कोई कैपिटल गुड्स कंपनी अपने ऑर्डर बुक साइज में ग्रोथ डिक्लेयर करती है तो इसके शेयर होल्डर्स खुश होते हैं। लेकिन सारे बुक ऑर्डर्स इक्वल नहीं होते। ये भी ध्यान में रखना होता है कि इस बैकलॉग का कितना हिस्सा टाइम पे रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होता है। इस क्वेश्चन के बहुत सारे कॉशनरी आंसर्स हैं। जैसे कई सालों के लिए भेल के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक था और थ्योरी में इसे फ्यूचर रेवेन्यू दिख रहा था, लेकिन एग्जीक्यूशन डिलेज के कारण कंपनी के रेवेन्यूज वॉलेटाइल थे और इसका कैश फ्लो भी वीक था। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के बावजूद पिछले 10 सालों में भेल ने 4,260 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो रिपोर्ट किया। तो कंपनी का ऑर्डर बुक सिर्फ बड़ा होने से नहीं चलेगा, कंपनी को टाइम पे इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। हाई बुक टू बिल रेशियो या ऑर्डर्स और रेवेन्यू का रेशियो का मतलब फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो सकता है, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी का बैकलॉग एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इन कंपनीज का थर्ड फीचर मैंने पहले भी मेंशन किया था और वो है बिजनेस मॉडल। क्या कंपनी एक प्रोडक्ट या ओईएम प्लेयर है या प्रोजेक्ट या ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है? प्रोडक्ट कंपनीज यूजुअली फैक्ट्रीज में स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट्स बनाते हैं और इन्हें बार बार बल्क में बेचते हैं। इन बिजनेसेस के मार्जिन स्टेबल होते हैं और इनके रिपीट ऑर्डर्स भी प्रेडिक्टेबल होते हैं। एक बार इनके प्रोडक्ट अप्रूव हो जाते हैं तो ये इसके वेरिएंट्स बहुत सारे कस्टमर्स को बेच सकते हैं। और तो और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी टाइम के साथ और एफिशिएंट हो जाता है। इसका साइकिल भी छोटा है, बस कुछ महीनों में ऑर्डर से रेवेन्यू रियलाइज हो जाता है और पेमेंट टर्म्स भी यूजुअली क्लियर होते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट कंपनीज वन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं जिसमें साइट वर्क, मल्टीपल कंपोनेंट्स और बहुत सारी सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। इसके कारण बिजनेस अनइवन और रिस्की हो जाता है। प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने में कई साल लग जाते हैं और जैसे जैसे काम होता है रेवेन्यू स्टेजेस में रियलाइज होता है। कई कॉन्ट्रैक्टर्स फिक्स मॉडल पे भी ऑपरेट करते हैं, मतलब डीलेज या ओवर स्पेंडिंग के केस में कॉन्ट्रैक्टर को इसका प्रेशर बियर करना पड़ता है। परमिट्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स में कोऑर्डिनेशन और दूसरे एग्जीक्यूशन रिस्क के साथ ये एक ऐसा बिजनेस बन जाता है जहां एक बड़े ऑर्डर बुक का मतलब तेज रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं होता। ईपीसीज के लिए रिस्क यहीं खत्म भी नहीं होता। कई प्रोजेक्ट्स में कंपनी को अपफ्रंट पैसे खर्च करने पड़ते हैं ताकि काम चलते रहे, जैसे मटेरियल प्रोक्योरमेंट, टीम्स को मोबिलाइज करना एटसेट्रा। लेकिन इन कंपनीज को पेमेंट्स बाद में मिलते हैं, यूजुअली काम खत्म होने के बाद या माइलस्टोन बेस्ड बिलिंग के थ्रू, जिसमें काम का एक हिस्सा खत्म होने पे उतने काम के लिए पेमेंट रिलीज किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में थ्योरी में प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस तो हो रहा होता है, लेकिन कंपनी का पैसा फंसा रहता है क्योंकि क्लाइंट से पेमेंट रिसीव नहीं होता। अगर कस्टमर गवर्नमेंट हो तो सिचुएशन और बिगड़ जाता है
क्योंकि गवर्नमेंट पेमेंट्स में बहुत डिले करती है। इसलिए प्रोजेक्ट कंपनीज पे सिर्फ प्रॉफिट का ही नहीं बल्कि कैश का भी प्रेशर रहता है। फोर्थ, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है साइक्लिकलिटी। ये सेक्टर यूजुअली कई सालों के बूम्स और बस्ट्स में चलता है, जो इन्वेस्टमेंट साइकिल्स के साथ होते हैं। जब इकोनॉमी या गवर्नमेंट बहुत सारा केपेक्स करती है तो इन कंपनीज का ऑर्डर बुक बढ़ता है, इनके फैक्ट्रीज ओवर टाइम चलते हैं और इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। जब इन्वेस्टमेंट कम होता है तब इन कंपनीज के रेवेन्यूज फ्लैट हो जाते हैं और प्रॉफिट्स बहुत कम हो जाते हैं। इस रिदम को समझना इस सेक्टर के पास्ट और फ्यूचर को समझने के लिए जरूरी है। फिलहाल हम क्लियरली 2000s के बाद के सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन फेज में हैं, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि ऑर्डर फ्लो, रेवेन्यू, मार्जिन्स और कैश फ्लो के भी अपने अपने मिनी साइकिल्स होते हैं। ऑर्डर्स सबसे पहले इंडिकेटर होते हैं। जब साइकिल्स बदलते हैं तो ये बढ़ते हैं। कभी कभी एक्चुअल सेल्स में ग्रोथ के पहले से ही ऐसा हो जाता है। करंटली ऑर्डर बुक का एनुअल रेवेन्यू का लगभग दुगना होना यह दिखाता है कि कंपनीज इस बूम में कई सालों का बैकलॉग जमा कर रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे कंपनीज ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं, इनके रेवेन्यूज बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद इसमें एक लैग हो सकता है। रेवेन्यू बुक होने में 6 to 12 मंथ्स के डिलेज हो सकते हैं। तो रेवेन्यू ऑर्डर्स बढ़ने के बाद बढ़ते हैं। मार्जिन्स यूजुअली साइकिल में काफी बाद में इंप्रूव होते हैं। कैपिटल गुड्स के हाई फिक्स कॉस्ट होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज, स्किल्ड वर्कफोर्स और R&D। जब वॉल्यूम्स बढ़ते हैं ये फिक्स कॉस्ट बहुत सारे यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साइकिल के शुरुआत में अंडर यूटिलाइजेशन या ऑर्डर जीतने के लिए कंपिटिटिव प्राइसिंग के कारण मार्जिन्स कम लग सकते हैं, लेकिन जब बैकलॉग्स भर जाते हैं तब कंपनीज नए ऑर्डर्स के बारे में सिलेक्टिव हो सकते हैं और ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट भी कर सकते हैं। मार्जिन्स रेवेन्यू और ऑर्डर के बाद आखिरी में बढ़ते हैं, इसलिए मार्जिन्स साइकिल के पीक को भी सिंबलाइज करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि करंट साइकिल कितनी देर चल सकता है और इसे क्या डीरेल कर सकता है। फिलहाल हम शायद एक मल्टी ईयर अप साइकिल के मिडिल इनिंग्स में हैं। पब्लिक केपेक्स में अभी भी परफॉर्म करने के लिए रूम है और प्राइवेट केपेक्स शायद अभी बस बढ़ रहा है। ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। हमने आज बहुत कुछ कवर किया, लेकिन हमने अभी भी इस टॉपिक का सरफेस स्क्रैच किया है। अलग अलग सब सेक्टर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। डिफेंस, पावर या इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे काम नहीं करता और रेलवेज का अलग रिदम होता है। आपको क्या लगता है, इंडिया का कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री अपने साइकिल के कौन से फेज में है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।